नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की। इसके तहत 3853 हेक्टेयर की जो भूमि है, जो कि कैसी है, निम्नीकृत वन भूमि है, इसको लेकर के सरकार ने कुछ योजना पेश करी है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आखिर है क्या और इसको लेकर के सरकार ने 2023-24 के बजट में पहली बार इसकी चर्चा करी है। ये जो है आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की, तो इसी की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी हेडलाइंस कि राज्य ग्रीन क्रेडिट के लिए अपघटित वन भूमि की पेशकश की गई है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अपघटित वन भूमि आखिर होती क्या है। एक तरफ आपको ये वन क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे जो पूरी तरीके से हरे भरे जंगल है और एक साइड ये भी जंगल का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर पेड़ आपको नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा सा सूखा टाइप का आपको प्रतीत हो रहा होगा। तो ये वैसे ही होते हैं अपघटित वन भूमि, यानी कि ये आते तो वन क्षेत्र के अंतर्गत ही है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें रजिस्टर्ड है कि ये वन क्षेत्र के अंतर्गत है। 89% वन इस राज्य में है या 70% वन इस राज्य में है, लेकिन उसमें से जो अपघटित वन भूमि क्षेत्र है वो ये आपको दिखाई देगा, जहां पर क्या है, वनों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, या तो बंजर हो चुकी है वो या किसी भी काम में नहीं आ रही है। तो इसी को क्या करना है, दोबारा से हमें बनाना है। तो इसी को लेकर के सरकार योजना लेकर के आई है, इसी की आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टेट्स ऑफर्स अप थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड फॉर ग्रीन क्रेडिट्स। तो ग्रीन क्रेडिट्स के लिए जो अपघटित आपकी भूमि पड़ी है, सरकार ने इसको ऑफर किया है कि आप इसका यूज करो और ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत इसे लेकर के आओ। चलिए 10 राज्यों ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि जीसीपी के लिए लगभग 3853 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि की पहचान करी है, जो कि 10 राज्यों में देखी गई है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज आपको निम्नीकृत वन भूमि में देखने को मिलेगा 40%, वो आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से है और दूसरा आपका छत्तीसगढ़ से। यदि आपको पता हो तो भारत में सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो कहां पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो उसी को देखते हुए जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो परसेंटेज है इन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है, जो कि है आपका 40%। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें इस योजना के तहत केवल जो पंजीकृत और जो अनुमोदित संस्थाएं हैं वही वनीकरण परियोजना के लिए वित्त पोषण के लिए आवेदन कर सकती हैं, बाकी कोई भी नहीं करेगा। और ये किसके तहत किया जाएगा, तो भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के तहत यह कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इस परियोजना में निम्नीकृत वन और बंजर भूमि के विशिष्ट इलाके शामिल किए गए हैं। इसमें बंजर भूमि भी शामिल है और आपके जो निम्नीकृत वन क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्या होता है आपका अपघटित या निम्नीकृत वन क्षेत्र, वो इसमें शामिल किया जा रहा है। ठीक है, इसमें वास्तविक वनीकरण राज्य वन विभागों द्वारा किया जाएगा और ये जो 10 राज्य हैं इसके जो वन विभाग हैं वो क्या करेंगे, इसका सर्टिफिकेशन करेंगे और वास्तविक वनीकरण राज्य वन विभाग द्वारा पेश किया जाएगा इसको। ठीक है, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उन्हीं राज्यों के द्वारा किया जाएगा। रोपड़ के 2 वर्ष बाद वनिकी अनुसंधान और साथ ही साथ जो शिक्षा परिषद है इसके द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा कि वो कार्य प्रोसेस में है या नहीं है। इसके पश्चात ही आपको ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इसका लाभ मिलेगा। तो 2 साल बाद जब आप अभी से शुरू कर रहे हो, कोई भी राज्य यदि मान लीजिए 2025 में शुरू कर रहा है तो 27 तक जाकर उसका क्या होगा कि उसको देखेंगे कि कैसा कार्य चल रहा है। उसके बाद प्रत्येक पेड़ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि हरित क्रेडिट वो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। चलिए, यह कार्यक्रम प्रतिपूरक वन रोपण से संबंधित है और वनीकरण के लिए ग्रीन क्रेडिट वृक्ष रोपण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का एक यहाँ पर तरीका भी है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इसमें आकर के इन्वेस्ट कर सकती हैं। और साथ ही साथ समझेंगे ये जो ग्रीन क्रेडिट पहल है इससे किसको किसको फायदा दिया जाएगा, कौन इसका लाभ उठा सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो आपकी ग्रीनिंग डिग्रेड जो लैंड्स हैं वो भारत में कहां कहां पर है और सबसे ज्यादा कहां पर है। सबसे ज्यादा यदि मैं बात करूं, ये लैंड आपको एमपी में देखने को मिलेंगे। रीजन यही है कि एमपी में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। इसके बाद आपको में देखने को मिलेंगे, देन असम में आपको देखने को मिलेगा, फिर इसके पश्चात आपको तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और सबसे कम आपको जो देखने को मिलेगा वो दमन और दीव में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है आपके डिग्रेडेड लैंड्स का, जो हर एक स्टेट में पाए जा रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ग्रीन क्रेडिट से तात्पर्य आखिर क्या है। ठीक, सुनिए, यह किसी निर्दिष्ट गतिविधि के लिए प्रदान की जाने वाली एक प्रोत्साहन
एक एकल इकाई जो होती है वह है जो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इससे होगा क्या कि पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोग इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है कि जैसे ही हम पेड़ लगाएंगे, वन लगाएंगे, तो हम क्या है, ग्रीन क्रेडिट कार्ड, जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसमें हम शामिल हो जाएंगे। ये एक तरीके से समझ लीजिए कि पेड़ के बदले पैसा मिल रहा है आपको, क्रेडिट, पैसा मिल रहा है, बात खत्म। तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जुड़ेंगे इससे, इस प्रोग्राम को आगे लेकर के जाएंगे। तो इससे क्या है, एक तो वनीकरण जो है वो हमारा बढ़ रहा है, दूसरा जो व्यक्ति विशेष इस कार्य को कर रहा है उसे फायदा मिल रहा है। ठीक है, यह एक ऐसे तंत्र के रूप में है जो घरेलू कार्बन बाजार के पूरक के रूप में क्या करता है, कार्य भी कर रहा है। और साथ ही साथ क्या है, जो CO2 है हमारा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे उससे भी हमें क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 कौन लेता है, पेड़ लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो ऑफकोर्स हमें क्या है, ऑक्सीजन मिलेगा और CO2 पेड़ों को जाएगा। तो इस प्रकार से यह कार्य करेगा। आगे बात करते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि GCP के बारे में। इसके तहत निम्नलिखित हितधारक हैं जो पर्यावरण अनुकूल कार्यों को करने के लिए ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने में सक्षम है। और इसी को मैं बता रही थी कि इसका लाभ कौन कौन ले सकता है। सबसे पहले इसमें व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति विशेष है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इन वन्य क्षेत्रों को डेवलप कर सकता है। दूसरा आ जाता है उद्योग, यदि कोई उद्योगपति है, उससे संबंधित कार्य कर रहा है, देन वो इसका लाभ ले सकता है। किसान उत्पादन संगठन वो इससे जुड़ सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय जितने भी हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। ग्राम पंचायतें और निजी क्षेत्र आदि इसमें क्या है, सम्मिलित हो सकते हैं और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चला सकते हैं। ठीक है, वर्ष 2023-24 जैसे मैंने बताया कि केंद्रीय बजट में पहली बार इसको लेकर के चर्चा की गई है। इसका संचालन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का बेसिकली उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य से ये प्रोग्राम लाया गया है। तो प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित जो दृष्टिकोण है उसका एक तो हमें लाभ उठाना है, साथ ही साथ विभिन्न जो हितधारक हैं उन्हें स्वैच्छिक पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित करना है कि वो खुद से इसमें पार्टिसिपेट करें और वर्क करें। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें ग्रीन क्रेडिट से संबंधित गतिविधियां क्या हैं, कैसे कैसे यहाँ पर कौन कौन से क्रेडिट्स हैं जो दिए जा रहे हैं। सबसे पहला है वृक्षारोपण ग्रीन क्रेडिट, ये देश भर में जो हरित आवरण है उसकी वृद्धि के लिए बनाया जा रहा है। दूसरा है आपका इको मार्क ग्रीन क्रेडिट, ये निर्माताओं और अपने सामान एवं सेवाओं के लिए इको मार्क जो होता है उसके लिए लेबल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि इको मार्क लगा होता है, यानी कि ये क्या है, पर्यावरण फ्रेंडली है। ठीक है, पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाएगा, पूरी तरीके से ऐसा नहीं है क्योंकि बचेगा, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो जो इको मार्क है उसके लिए कार्य करता है। दूसरा है वायु प्रदूषण ग्रीन क्रेडिट, यानी कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। इसके बाद आ जाता है आपका जल ग्रीन क्रेडिट, ये क्या करेगा, जल संचय और साथ ही साथ जल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे बताया गया कि जल का हमें, जो वर्षा का जल है उसको हमें किस प्रकार से संचय करना है, कैसे हमें जल का उपयोग करना है, हमें जल को वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद आता है सतत ग्रीन क्रेडिट कार्ड, जो कि आपका होगा मृदा जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ाना है तथा उत्पादित भोजन के पोषण मूल्यों में हमें सुधार करना है। क्योंकि आजकल आप देखोगे मिट्टी में कोई भी उत्पादित, चाहे वो आलू हो या फिर कोई अदर लौकी हो, इस पर बढ़ाया जाए तो उसमें इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं जिससे उसकी गुणवत्ता पे इफेक्ट पड़ता है। खाद हम ऐसी यूज करें जो हमारी मिट्टी को इफेक्ट कर रही है, तो मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाना है, प्लस उससे जो उत्पादन हो रहा है उसको भी हमें देखना है और उसको स्वस्थ रखना है। इसके बाद आता है मैंग्रोव संरक्षण और पुनः स्थापना ग्रीन क्रेडिट, ये मैंग्रोव्स के संरक्षण और पुनः स्थापना के लिए शुरू किया गया है। तो इसके तहत इन ये जो आप डिवाइडेशन देख रहे हैं उसके तहत क्रेडिट दिए जाएंगे। चलिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की यदि बात की जाए तो सबसे पहले जो इसको मान्यता मिली एज अ भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, वो मिली थी 1986 में। लेकिन इससे पहले दो और संस्थाएं थी, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। तो वन नीतियां वर्ष 1878 में देहरादून के वन विद्यालय की स्थापना के समय शुरू की गई थी। इसके पश्चात आता है आपका 5 जून 1906 में देश में वानिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। और देन इसी को आगे चल करके आप देखोगे 1986 में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का नाम दे दिया गया और इसका गठन भी कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में एक शीर्ष निकाय है। आगे बात करें, 1 जून 1991 में इसको क्या किया गया, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद घोषित कर दिया गया तथा वर्तमान में जो ICFRE है इसका मुख्यालय कहां पर पड़ रहा है, देहरादून में पड़ता है। ठीक है, तो ये तो थे इसके बारे में। आगे बात करेंगे हम प्रतिपूरक वन रोपण क्या होता है आखिर। देखिए,
प्रतिपूरक जो वनीकरण है इसका आशय आधुनिकीकरण और विकास के लिए जो वन काटे जा रहे हैं उससे संबंधित है। आप देखते हो कि कई बार वन क्षेत्र हैं उनको काट दिया जाता है, किसके लिए? कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं, हम यहाँ पर मंदिर बनाने जा रहे हैं, हम यहाँ पर ये कार्य करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिपूरक वनरोपण। यानी कि एक जगह अगर हमने इंडस्ट्री के लिए कुछ चीज काटी है, डेवलपमेंट के लिए हमें पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, हाईवेज निकालने हैं, इसके लिए अगर मैंने कोई भी वन क्षेत्र काटा है तो उसके बजाय आपको क्या करना है? उसको जितना आपने काटा है उसको आगे आप क्या करो? लगाओ, वनों को रोपित करो ताकि हम दोबारा से दूसरा वन क्षेत्र वहां पर बना सके, ठीक है। तो काटे गए वनों के स्थान पर नए वनों को लगाना, तो वहां पर क्या किया जाए? उसकी हमें क्या करनी है? एक तरीके से भरपाई करनी है और आगे वन लगाने हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के यदि प्रावधानों की बात करें तो इसके तहत जब भी खनन या अवसंरचना विकास जैसे गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग किया जाता है तब क्या है? उसके बदले आपको उस भूमि के बराबर ही गैर वन भूमि अथवा निम्नीकृत भूमि के दोगुने के बराबर भूमि का प्रतिपूरक वनीकरण करना पड़ेगा। यानी कि सरल भाषा में जहां पर आपने पेड़ काटे हैं अवसंरचना विकास के लिए, उसको देखते हुए जो निम्नीकृत भूमि है, ऐसी बंजर पड़ी हुई है या फिर इन क्षेत्र को, जैसे मैंने बताया कि अभी 3853 हेक्टेयर जो भूमि है सरकार ने इसको खोजा है 10 राज्यों में, तो अब इन राज्यों में आप क्या करो? वनों को लगाओ, ठीक है, और उसका दुगना लगाना है, जितना काटा है उसका दुगना, ठीक। चलिए, इसे पहली बार गुजरात सरकार द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन वर्ष 2013 में इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से अनुमति नहीं दी गई, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं अंत में किसकी? COP28 में भारत की जो पहल चल रही है इसके बारे में। सबसे पहले ग्रीन क्रेडिट पहल। इस पहल को स्वैच्छिक गृह समर्थक कार्यवाहियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक तंत्र के रूप में क्या किया गया है? संकल्पित किया गया है। किसमें? COP28 में, ठीक है। इसका जो दर्शन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टिकाऊ जीवन शैली अपनाने से प्रेरित है। कहा गया है कि क्या करें? हम सभी टिकाऊ जीवन शैली को अपनाएं जो आगे तक हमें क्या करे? समर्थित करे। इस पहल की परिकल्पना का बेसिकली उद्देश्य क्या है? कि प्रकृति परिस्थिति तंत्र को पुनर्जीवित करना है और बंजर तथा अपघटित जो भूमि है और जो नदी जल ग्रहण है इनके क्षेत्रों में हमें क्या करना है? वृक्षारोपण करना है और वृक्षों को बढ़ाना है। यानी कि नदी के किनारे के जो क्षेत्र हैं, बंजर अपघटित भूमि है, वहां पर वनों को लगाना है, ठीक है। आगे की राह की यदि बात की जाए तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए नए भूमि बैंक स्थापित करने होंगे, ऑफ कोर्स करने होंगे, तभी हम क्या है? इस पहल को आगे तक लेकर के जा सकते हैं। अभी सरकार ने 3853 हेक्टेयर की भूमि देखी, खोजी, कहां पर? आप देख रहे हो 10 राज्यों में, तो वहां पर हमें क्या करना है? वृक्षारोपण करना है। तभी तो आगे चल करके हम इस तरह के और प्रोग्राम्स ला सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। और साथ ही साथ आपके जो सुझाव हैं पर्यावरण से संबंधित, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अगर आप में से बहुत सारे लोग पर्यावरण को बचाना चाहते हैं या फिर ऐसे किसी संगठन में शामिल होना चाहते हैं या फिर आप किसी एनजीओ के लिए ऐसा कार्य कर रहे हो जो पर्यावरण से संबंधित है, तो आप नीचे टेक्स्ट में मुझे बता सकते हो। अगर आपको इस प्रकार के एनजीओ से जुड़ना है तो ऑफकोर्स आप कमेंट में बताइए, मैं पर्सनली वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगी और इस तरह के जो संस्थान है वहाँ से आपको जोड़ूंगी भी, जो बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। किसमें? पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण के बचाव से संबंधित, पर्यावरण के रखरखाव से संबंधित, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए प्रश्न क्या है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पहली बार इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद आता है इसका संचालन भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। तो कमेंट में अपने सुझाव और अपने आंसर दोनों जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।